अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं MTH 101 का, जिसका टॉपिक है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस किस तरह से होता है, वो हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में देखा। अब हम इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं ना, साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो जो हैं वो कहाँ कॉन्टिन्यूस होते हैं और कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन और कॉस जो है वो किस तरह से कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो साइन और कॉस का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो आते किस तरह से, हम उनको फाइंड कैसे करते हैं। तो देखें, ये एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, और राइट ट्रायंगल में जो नीचे ये साइड होती है इसे हम बेस कहते हैं। ये जो होता है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ये यानी एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो आपने जब साइन का फॉर्मूला लिखना है तो वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर के 3 नाम है, उसको आप ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, उसको आप ऑपोजिट साइड भी कह सकते हैं, और उसको आपने हाइपोटेनस से अगर डिवाइड कर दिया तो वो साइन आ जाता है। इसी तरह से ये जो बेस है उसको अगर आप हाइपो से डिवाइड करते हैं, बेस को आप एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। तो बेस ओवर हाइपोटेनस जो है वो फार्मूला होता है हमारे पास कॉस थीटा का। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड करना ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों का क्विज़ है 14 लेक्चर तक, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको पसंद आ रही हो तो। थ्योरम है हमारे पास, द फंक्शंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूस। आपके पास 2 फंक्शन हैं जो कि साइन और कॉस के नाम से हैं, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। आपने ये देखना है, और वो कॉन्टिन्यूस कब है, जब x की जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 0 को, साइन x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट कॉस x इज इक्वल टू 1। देखें, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है, जो कि डिफाइन है ना, अनडिफाइंड आंसर तो नहीं आया। इसी तरह से जो कॉज है वो भी जब आप उसमें इस x को अप्रोच करवा रहे हैं ना 0 को, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपने याद रखना है कि साइन और cos जो है ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं क्योंकि वो डिफाइंड होते हैं। जो टेन है ना वो सम पॉइंट्स पे होता है कि अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन साइन और cos जो है वो हमेशा डिफाइंड होते हैं, ठीक है जी। लेट आगे थोड़ी सी हम जो है वो डेरिवेशन करने वाले हैं। h इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, सो x इज इक्वल टू एच प्लस सी। अगर आप यहाँ पे लिमिट है ना, इसमें x की जगह h लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आपने इक्वल रखना है x माइनस सी के, x माइनस सी के। और c क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके वो h के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल आ गया h प्लस सी के। तो हम कह सकते हैं कि अगर x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। क्या मतलब है, x c को अप्रोच कर रहा है, यानी अगर c की वैल्यू 3 है और x भी 3 को अप्रोच कर रहा है तो 3 माइनस 3 करेंगे तो h तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर x c को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जब हम फंक्शन को उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेंगे ना, तो वही 3 चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी वही तीनों होंगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें आपने लिमिट में चेंजेस कर देनी है। सबसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम होगा कि एफ ऑफ सी डिफाइन होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट वाला आंसर सी वाले आंसर के इक्वल होना चाहिए। अब लिमिट में जो फंक्शन है ना वो आपने लिखना है एफ ऑफ एच प्लस सी, क्योंकि हमने x की यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली थी, h प्लस सी निकाली थी ना। तो जो f ऑफ x होता है उसमें आपने x की जगह h प्लस सी लिख देना है, यहाँ पे भी x की जगह h प्लस सी लिख देना है। और h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, अब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम h 0 को अप्रोच करवाएंगे। अब हम x नहीं अप्रोच करेंगे क्योंकि x तो ख़त्म हो गया यहाँ से, अब वेरिएबल h आ गया, तो h को आपने 0 को अप्रोच करवा दिया। प्रूफ है यहाँ पे छोटा सा। अच्छा, प्रूफ जो है वो बहुत कम आते हैं एग्जाम में, तो अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो इसको करें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। बस इसकी जो फाइनल फॉर्म होती है ना ये आपको याद होनी चाहिए, MCQs में आ सकती है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन c प्लस एच इज इक्वल टू, आप देखें अब हमने इसको h प्लस सी लिखें या साइन c प्लस एच लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में अगर जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको मैं बता देती हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको ओपन करते हैं वो आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो a है, अल्फ़ा जो है हमारे पास वो c के बराबर आ रहा है, और जो बीटा है वो h के बराबर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है वहाँ वहाँ आपने c पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ बीटा आ रहा था वहाँ वहाँ आपने h पुट कर दिया, ठीक है। साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। अब अगर आप देखें तो लिमिट है बाहर,
ये लिमिट हमने एज इट इज़ लिखी हुई है, तो लिमिट अंदर दोनों के साथ अलग हो जाएगी, साइन सी कॉज एच के साथ अलग हो जाएगी, कॉज सी साइन एच के साथ अलग हो जाएगी। और लिमिट जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो देखें सी की जगह तो नहीं पुट कर सकते ना, क्योंकि ये तो एज है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इस एज की जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सी वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा, और ये जो एज जीरो को अप्रोच कर रहा है ये इस एज की जगह हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन सी कॉज जीरो प्लस कॉज सी साइन जीरो। तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी आपके पास, ये देखें जी, ठीक है। साइन सी जो है वो बाहर लिख लिया ना हमने, और अंदर कॉज सी है तो कॉज जीरो आ जाएगा, तो कॉज जीरो क्योंकि वन होता है तो वो हमने यहाँ पे वन लिख दिया, प्लस कॉज सी एज इट इज़, और साइन सी की जगह हमने एच जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो जीरो जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया है मैंने गलती से, ये एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, ठीक है। तो जब आपने लिमिट्स पुट की तो वो कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो जीरो जब कॉस सी से मल्टीप्लाई होगा वो सारा जीरो हो जाएगा, साइन सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन सी आंसर आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन सी प्लस एच इक्वल होता है साइन सी के। इसी तरह से वो कहते हैं कि आप कॉस सी प्लस एच के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, उसका भी आंसर क्या आएगा, कॉस सी आएगा, ठीक है जी। अब आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो बाकी बचते हैं जैसे टेन है, कॉट है, सीकेंट है, कोसीकेंट है, उनकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो कैसे होती है। देखें कहते हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो जब हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो भी वो कॉन्टीन्यूस होता है। हमने जनरल जो फंक्शंस हैं उनमें यही पढ़ा था ना, दो अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं उनको प्लस करें, उनको माइनस करें, उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें, रिजल्टेंट जो होता है वो भी कॉन्टीन्यूस ही होता है, लेकिन डिवाइड में ये ख्याल रखना होता है कि जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो ना हो। इसी तरह से जो साइन और कॉज है ना वो भी कॉन्टीन्यूस है, हमने पीछे पढ़ा कि साइन और कॉस कॉन्टीन्यूस हैं, तो उनको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो वो भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन ही आएगा, ठीक है। तो उनको डिवाइड करने से क्या आता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, पहली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं याद तो अभी कर लें। साइन एक्स को जब हम कॉज एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेन एक्स आता है, और क्योंकि दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी कॉन्टीन्यूस होगा, यानी टेन एक्स इज ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। लेकिन जहाँ पे कॉज एक्स जीरो होगा वहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, तो हमने लिख देना एक्सेप्ट कॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी इसके अलावा बाकी हर जगह जो टेन है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। इसी तरह से जो कॉट है, अब आपको पता होना चाहिए कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, या टेन का उलट होता है कॉट। तो अगर टेन का फॉर्मूला साइन ओवर कॉज है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉज ओवर साइन होगा, ठीक है। और सीकेंट जो होता है वो कॉज का उलट होता है, कॉज एक्स जो है वो वन ओवर सीकेंट के इक्वल होता है और सीकेंट जो है वो वन ओवर कॉज के इक्वल होता है। इसी तरह से कोसीकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसीकेंट इक्वल होता है वन ओवर साइन एक्स। ये जनरल फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने याद कर लेने हैं आगे भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्क्वीज थ्योरम। अब स्क्वीज थ्योरम जो है वो दो यहाँ पे हमारे पास उसके एक्सप्रेशंस हैं, एक साइन की फॉर्म में और दूसरा कॉस की फॉर्म में। तो साइन की फॉर्म में क्या होता है कि साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो इक्वल टू वन होता है। लिमिट अगर अप्रोच कर रही है ज़ीरो को तो साइन एक्स ओवर एक्स हमेशा वन के इक्वल होगा, यानी अगर साइन के साथ एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसके साथ सेम वैसा नीचे भी मौजूद है तो उसका आंसर क्या होगा, वन होगा। या आप इसको एक दूसरी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक करवा दूं, जैसे साइन 7x है, ठीक है। अगर हमने इसको वन बनाना है, इसके साथ जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, तो साइन के साथ 7x है ना, तो नीचे भी 7x होना चाहिए, ठीक है। अगर साइन के साथ जो एंगल है वही सेम नीचे डिवाइड हो रहा है तो फिर अगर इसमें लिमिट हम पुट करें तो वो आंसर क्या आता है, वन आता है, ठीक है। इसी तरह से कॉज की फॉर्म में क्या है कि अगर वन माइनस कॉज एक्स हो और नीचे एक्स डिवाइड हो रहा हो, तो अगर इसके अंदर आप लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। ये दो आपने इनके रिजल्ट्स जो हैं वो MCQs के लिए याद रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रूफ स्क्वीज थ्योरम का। ये ना स्क्वीज थ्योरम के लिए हमने याद रखने, ये एक्सप्रेशंस आगे यूज़ होंगे। स्क्वीज थ्योरम आपको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, एफ जी एंड एच बी फंक्शन सेटिस्फाइंग जी ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स। यानी अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं, जी ऑफ एक्स सबसे छोटा है और एफ ऑफ एक्स उससे बड़ा फंक्शन है, एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा फंक्शन है, और इंटरवल जो है आपके पास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल ए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, विद पॉसिबल एक्सेप्शन दैट इनइक्वालिटी नीड नॉट टू होल्ड एट ए, यानी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनइक्वालिटी ये जो है ये किसी एक पॉइंट पे होल्ड ना करती हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप ए इसके अंदर पुट करते हैं, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, यानी अगर जी ऑफ एक्स का आंसर इन दोनों से छोटा नहीं आता, ठीक है, इसी तरह से एफ का आंसर अगर एच ऑफ एक्स से छोटा नहीं आता, तो फिर हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखें जी, लिमिट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच ऑफ एक्स। अब
क्या है कि अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है उसको हम इक्वल टू एल कह रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ का आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें एक्सेप्शन भी है ना, अगर लेस देन के साइन है तो नीचे इक्वल टू के साइन भी हैं, यानी हो भी सकता है कि तीनों इक्वल आए, ठीक है। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, यानी जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स से छोटा नहीं है और एफ जो है वो एच से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीनों इक्वल होंगे। अगर जी और एच इक्वल हैं तो एफ भी उनके इक्वल होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x। अब देखें यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, साइन है, और आपको याद होना चाहिए कि साइन की जो डोमेन होती है वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है, ठीक है। साइन जो है वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होता है, तो आपने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख लिया 0 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप तीनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब हमें देखें तो साइन स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, 1/x चाहिए, ठीक है। तो अगर x की फॉर्म में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो 1/x की फॉर्म में भी करती है, क्योंकि हमने तो साइन के हिसाब से लिखा है ना, एंगल अंदर चाहे मर्जी हो, जो मर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप x की जगह 1/x भी लिख सकते हैं। अब आप देखें हमने ये इतनी फॉर्म बना ली है, ठीक है। अब हमें साथ में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एक्स स्क्वायर ऑन ऑल साइड्स। 0 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर 1/x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ये आ जाएगा, और 1 के साथ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई 0 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x और साथ में एक्स स्क्वायर। अब हमने ऊपर जैसे कहा था कि अगर लिमिट जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल हो तो एफ ऑफ एक्स भी एल के ही इक्वल होगा, यानी इन दोनों का अगर आंसर सेम आ रहा है तो तीसरे का आंसर भी वही होगा। तो यहाँ पे देखें अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं ना, जो कि हमें ऊपर दी हुई एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अगर हम इस साइड पे पुट करें तो 0 ही रहेगा, और इस साइड पे पुट करें अगर हम x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यानी इन दोनों साइडों का आंसर 0 आ रहा है और इक्वल है, तो इसका मतलब है कि तीसरी साइड का भी आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर जो है वो बता दिया, हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट की बल्कि हमने इसको स्क्वीज थ्योरम के ज़रिए इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करके फिर हमने उसको आंसर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और हमारे पास थ्योरम है, ये जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन के साथ जो एंगल आ रहा हो वही सेम अगर नीचे आ रहा है तो आंसर आपका 1 होता है, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ है छोटा सा, ये हम कर लेते हैं। थोड़ा वैसे ये लेंथी है तो वैसे पेपर में बहुत कम आता है ये, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफ़ा समझ लें। लेट x की जो वैल्यू है 0 से 90 के दरमियान है, 0 से 90 के दरमियान होने का मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ 0 होता है और यहाँ पे 90 होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है या कॉज होता है या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आपने ये 3 शेप्स कंसिडर करनी है, ठीक है। ये MCQ में भी पूछी जाती हैं शेप्स बाय द वे। देखें पहली जो शेप है वो क्या है, ये वाली है, ये इस तरह से है और फिर ये है, यानी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरी जो है वो इधर से सर्कुलर शेप में है, यानी ये सेक्टर है, ये जो है ये ट्रायंगल है, ये वाली शेप जो है ये सेक्टर है, क्योंकि ये इस तरह से यानी एक सर्कल का पार्ट लिया हुआ है ना हमने, और ये जो शेप है ये यूं आ रही है आपकी, यूं, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, यानी ये भी ट्रायंगल है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन तीनों को देखें, हमने स्क्वीज थ्योरम के अंदर कहा कि फर्स्ट वाला मतलब 3 होती हैं ना चीज़ें, और एक छोटी होती है फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो आप देखें कि सबसे छोटा यहाँ पे एरिया जो है ना वो किसका होना चाहिए, वो ट्रायंगल का होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल सबसे छोटी है। फिर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आ जाता है, और जो राइट ट्रायंगल है वो सेक्टर से भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पे, यानी और ये जो होगी ट्रायंगल वो हम पहले लिख लेंगे, इसका एरिया जो है वो सबसे छोटा है, फिर लेस देन का साइन लगा के आगे अब आपने सेक्टर का एरिया लिखना है, क्योंकि सेक्टर का एरिया उससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो राइट ट्रायंगल है उसका एरिया सबसे बड़ा है, तो वो हमने एंड पे लिख ली OBP, और इसका भी नाम OBP है, ठीक है। और इधर 0 हमने क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये तीनों जो हैं वो 0 से बड़े हैं, ठीक है। 0 इनसे छोटा है और ये सारे 0 से बड़े हैं, इधर ओपन है ना ये, तो यानी ये वाली साइड्स बड़ी हैं और 0 छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है,
ठीक हो गया। इसको हम सिर्फ इसलिए साथ में लिखते जा रहे हैं ताकि हमें बताता रहे कि एरिया पॉजिटिव है, एंड पे हम इसको हटा देंगे। बेसिकली हम सिर्फ इन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें, एरिया आपने अगर ट्राइंगल का लिखना है तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेस देन। सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला भी आपको ज़बानी याद होना चाहिए 1/2 r² थीटा होता है, और ये भी ट्राइंगल है, ये वाली तीसरी, तो वो भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें इसकी जो बेस है ये वाली, ठीक है, ये हम कह देते हैं कि हम 1 पॉइंट अगर मूव करके आए, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो b की x की वैल्यू 1 है, तो बेस हमने कितना मूव किया 1, और हाइट कितनी मूव की है, p के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए गए हैं यहाँ पे cos x और sin x। हाइट क्योंकि y के अलॉन्ग होती है ना, पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है, तो हाइट क्योंकि y की वैल्यू हम पर यूँ लेते हैं ना, हाइट यूँ गए हैं, y के अलॉन्ग कितना गए हैं, तो वो y की वैल्यू sin x है, तो इसलिए हमने हाइट की जगह sin x पुट कर दिया। लेस देन 1/2 r², r रेडियस होता है, ठीक है, इसके अंदर सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी हिस्से तक, ये एक तरह से सर्कल जा रहा है ना इस तरह से पूरा, तो ये रेडियस है, और रेडियस हमें यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट मूव किया है, तो r की जगह 1 आ जाएगा, और थीटा ये एंगल होता है जो दरमियान में बनता है, और वो उन्होंने हमें दिया हुआ है x, तो हमने थीटा की जगह x पुट कर दिया। फिर लेस देन, अब आपने राइट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें बेस और हाइट लिखनी है, ठीक है, तो बेस हमें यहाँ पे देखें 1/2, बेस जो है वो दोबारा अगर हम देखें तो वो 1 आती है, और हाइट यहाँ पे ये वाली होगी जो कि हमें कितनी दी हुई है 1x की वैल्यू है, 10x y की वैल्यू है, तो हाइट में हम y की वैल्यू लेते हैं जो कि यहाँ पे 10x है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज़। अब सिंप्लीफाई कर लें, 1/2, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 1/2 sin x, 1/2 x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 10x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो सेंटर वाली वैल्यू है, ठीक है, सेंटर वाले, हम प्रूफ किसका कर रहे हैं ये भी आपने माइंड में रखना है ना, हम प्रूफ कर रहे हैं sin x/x का, ठीक है, बाय स्क्वीज थ्योरम। तो sin x/x दरमियान में आना चाहिए, जैसे इधर था sin x दरमियान में आ रहा था, साइड्स पे दूसरी वैल्यूज थी, तो sin x/x दरमियान में आना चाहिए, और यहाँ पे देखें x तो है, sin x नहीं है, ठीक है, तो हमने इस 2 को भी ख़त्म करना है यहाँ से, और sin x भी लेकर आना है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे 2/sin x, ताकि 2 और 2 कट हो जाए और सिर्फ x/sin x बच जाए, फिर हम उसको उलट करेंगे तो sin x/x आ जाएगा, ठीक है, तो हमने 2/sin x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 रह जाएगा। ये जो 1/2 sin x है इसको भी 2/sin x से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 x को भी 2/sin x से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 10x को भी 2/sin x से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें 2 और 2 कट हो जाएगा, साइन और साइन भी कट हो जाएगा, तो सिर्फ 1 रह गया। यहाँ पे देखें तो 2 कट हो जाता है, x/sin x रह गया, और यहाँ पे 2 और 2 तो कट हो जाएगा, तो 10 को हम ओपन कर सकते हैं ना, साइन ओवर कॉज, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, तो यहाँ पे सिर्फ 1/sin बचेगा। अब देखें साइन और साइन भी कट हो गया, तो हमारे पास रह गया 1/cos x। अब आपने रेसिप्रोकल ले लेना, क्योंकि हमें x/sin x नहीं चाहिए, हमें तो sin x/x चाहिए, तो हम उसको कर लेते हैं sin x/x, और इस साइड पे तो 1 और इस साइड पे 1, जो 1/cos था वो cos/1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। अभी हमने 0 साइड से हटा दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ स्क्वीज थ्योरम में 3 फंक्शंस चाहिए होते हैं, 0 सिर्फ हमें बता रहा था कि वैल्यू जो है वो बड़ी हो सकती है, पॉजिटिव है, लेकिन साइन वगैरह की तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना, इसलिए हमने यहाँ से 0 हटा दिया। अब आपने क्या करना है, हमने पीछे बताया था कि हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, x जो है वो 0 से π/2 के दरमियान है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारे पॉजिटिव हो। यहाँ पे अगर हम ये जो फंक्शन हमने लिखा 1 और sin x/x cos x, यानी जो पीछे हमारा आंसर आया था वो हमने लिखा, इसके अंदर अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट कैसे अप्लाई कर देते हैं, x अप्रोच करवा रहे हैं 0 को इस cos x के साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि स्क्वीज थ्योरम में हमने पढ़ा था कि साइड वाले जो होते हैं उनका जो आंसर आएगा 2 फंक्शंस का, तीसरे का भी वही आंसर होगा, ठीक है, याद है ये बात हमने इसी लेक्चर के अंदर पढ़ी है। तो हम इसके अंदर भी और इसके अंदर भी लिमिट पुट करके देखते हैं, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब है तीसरे का भी वही आंसर होने वाला है। तो 1 के साथ जब आपने लिमिट पुट की तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी आप x को पुट नहीं कर सकते ना, तो 1 का आंसर 1 ही आ जाएगा। और cos x में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 जो है यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो दोनों का आंसर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का आंसर 1 है तो दरमियान वाले का आंसर भी 1 होगा। तो पहले हमने लिमिट्स अप्लाई की, हम कह देते हैं टेक लिमिट्स ऑन ऑल साइड्स, 1 के साथ भी लिमिट ले लें, sin x/x के साथ भी लिमिट ले लें, cos x के साथ भी लिमिट ले लें। इसका आंसर हमने ऊपर निकाला था 1 आता है, दरमियान वाली चीज़ वैसे ही रहेगी, और इसका भी आंसर हमने ऊपर निकाला था जो कि 1 आता है।
तो अब आप देखें दो फंक्शंस का अगर आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है तीसरे फंक्शन का भी आंसर 1 होगा, ठीक है। तो हम बाय स्क्वीज थ्योरम यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, जो दरमियान वाला फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है जी। ये प्रूफ था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अब आप जाके जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर देखें ताकि जल्दी जल्दी आपकी मिड टर्म की तैयारी हो। थैंक यू।